Okay, so the class is in session. So if you are able to see the first slide, or I have provided the PDF to you in the WhatsApp group, so please refer to the PDF in case you are having problem with viewing the slide on your small screens. Okay, it will be very good if you have an iPad or a laptop, so that you can open the PDF and you can consult the papers. Okay, so if you see the slide which I have put up, you will see that the first question which was asked in this constable exam, it is very easy actually. Republic Day of India is celebrated every year on. So 4 options are given: 26th January, 15th August, 30th January, none of the above. So I hope everybody will be able to answer the question because it is very easy. So it will be 26th January. And if they are asking that on which date and on which year India became a republic, that means India had accepted the constitution and the constitution was put into force on that day. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, किस दिन रिपब्लिक बना था, किस ईयर में बना था, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे 26 जनवरी 1950. ठीक है, 1950 50 will be the answer. Okay. So the next question, अगर if you see the screen, तो वहाँ में लिखा है the 14th president of India, the 14th 1-4. The 14th president of India is, so the 14th president of India is option में दिया है APJ Abdul Kalam, Dr. APJ Abdul Kalam. Number B Shri Pranab Mukherjee. Number C Shri Ramnath Kovind, and number D none of the above. So I hope this is also a very easy answer, and I don't think that you will have any problems. The answer will be Shri Ramnath Kovind. Okay, so let us do one more question which was a bit difficult for your part, and maybe some people have made it have taken the wrong answer. The question is, the inner line permit, ILP जिसको कहते हैं ना, inner line permit is issued under the provisions of. ठीक है, तो पूछा है कि inner line permit किसके द्वारा, under what act the inner line permit is working. ये जो फोर्स में आया है inner line permit in these tribal states of tribal dominated states of north east, ये कब आया है, कौन सा एक्ट के द्वारा आया है? ठीक है, तो आपको ऑप्शंस में है ILP एक्ट ऑफ 1945, नंबर बी है BEFR 1873, ठीक है, नंबर सी है अरुणाचल एंट्री एक्ट 1975, एंड नंबर डी है नेफा एक्ट 1961. तो मैं जहां से लिया हूं, तो इन्होंने कोई तो एग्जाम दिया था, उन्होंने टिक किया था अरुणाचल एंट्री एक्ट 1975. तो दिस इज द रॉन्ग आंसर. अरुणाचल एंट्री एक्ट, तो ये इट विल साउंड वेरी टेम्पटिंग कि यही हो सकता है, लेकिन दिस इज द रॉन्ग आंसर. द करेक्ट आंसर विल बी BEFR 1873. अब BEFR का मतलब है बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1873. इट वाज पास्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज. ठीक है, तो ब्रिटिश राज के दौरान ये पास किया गया था, क्योंकि उस समय 1873 में बहुत सारे रिवॉल्ट्स हो रहे थे फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे रिवॉल्ट्स हो रहे थे. तो क्या हुआ था, ये जो हमारे स्टेट्स के, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने ट्राइबल्स है, ठीक है ना, तो वहां से ट्राइबल लैंड से ये गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये हमारा जो इंग्लिश ब्रिटिश राज था, ये क्या कर रही थी, ये बहुत सारा रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रही थी, जैसे कि वुड हो गया, जैसे मिनरल्स हो गए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हो गया. तो ऐसे वो लोग हार्वेस्ट करते थे. ठीक है, और अननेसेसरी जो है ट्राइबल्स के साथ अपना सोशल कस्टम्स भी उनको फोर्स करते थे. अननेसेसरी इंटरनल कस्टम्स जो है ट्राइबल्स को, उसमें इंटरफेयर करते थे ब्रिटिश. तो बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए उस दौरान. तो उस जब रिवोल्ट्स हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज द ट्राइबल सोसाइटीज आर वेरी सेंसिटिव सोसाइटीज. ठीक है, तो इसके लिए दे हैव इशूड दिस BEFR एक्ट 1873. उसके तहत क्या बोला गया कि देयर विल बी लाइन सिस्टम, इसको कहते हैं. बेसिकली तुम देखो कि बेसिकली जो लाइन सिस्टम है ना, दैट इज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ आसाम.
उसी को लाइन बोला गया। मतलब असम का जो टेरिटोरी है उसके साथ अलग अलग स्टेट्स जुड़े हुए हैं, तो असम का जो स्टेट का जो लाइन है बॉर्डर, उसी को इनर लाइन मान के चला है। उसके अंदर जो है special permissions have to be granted to if you have to enter the thing, okay, if you have to enter the state, okay. Now if it is clear, then we'll go to the next thing. So this is also not very difficult. इसमें क्या बोला गया है? The next question, the head of a union territory is, ठीक है, तो head of a union territory कौन होता है? I hope you know. The head of a union territory is the governor, ठीक है, तो गवर्नर होता है हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। दिस इज वेरी इजी। ऑप्शंस में दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वाइस चांसलर एंड चांसलर, तो आंसर विल बी गवर्नर, ओके। तो दिस इज, आई थिंक दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट, इफ यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? रिट बोला है, रिट, WRIT, रिट बोला है, ठीक है। अब मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, तुमको याद होगा, when I was talking about fundamental rights, तो the right number, article number 32 was talking about writs, ठीक है। What are writs? मैं तुमको बोला था writ is a written order, writ is a written order, ठीक है। और who gives the writs? Writs are given by either the Supreme Court or the High Court, ठीक है। These establishments, judicial establishments have got the right authority to give writs, ठीक है, ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कितने, there are many kinds of writs, क्या क्या है? habeas corpus, prohibition, certiorari, ठीक है, quo warranto and mandamus, there are five writs। तो मैंने ये भी बोला था अलग अलग रिट का क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है, देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Writ which may be issued by high courts to produce a person held in illegal custody। अगर किसी पर्सन को पुलिस पकड़ के ले गई है और उसको इलीगल कस्टडी में डाल रखा है। इलीगल कस्टडी मतलब क्या है? इलीगल कस्टडी मतलब the person has been held in custody against his wishes and in a way which is not established by law, in a procedure that has not been established by law। तो इसको कहते हैं इलीगल कस्टडी। अब जब इलीगल कस्टडी में डाल के रखा है तो कौन सा भी काम आता है? तो आंसर दिया है आपको यहाँ पे क्या दिया है? इसमें दिया नंबर 1 हैबियस कॉर्पस, नंबर बी दिया मैंडेमस, नंबर सी quo warranto and नंबर डी प्रोहिबिशन। तो आंसर विल बी हैबियस कॉर्पस। तो कोर्ट बोल सकती है कि अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है तो दैट पर्सन मे बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या है? हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी। तो कोर्ट बोलता है आई वांट टू हैव द बॉडी। क्या बोलेगा? टू हैव द बॉडी, मुझे बॉडी चाहिए, वो आदमी चाहिए, दिखाओ मुझे। तो पुलिस क्या करेगा? पुलिस विल गो टू, उसका रिमांड में जाएगा और वो आदमी को पकड़ के लाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, if you see down here where I am marking, इसमें लिखा है कि नंबर 71 दिया है, which part of the Indian Constitution starts with the words "We the people of India"? ठीक है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है तुम लोगों को। क्या बोला है? We the people of India कौन सा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है? आपका जो ऑप्शन है उसमें दिया है नंबर A प्रियम्बल, नंबर B फंडामेंटल राइट्स, नंबर सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर विल बी, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अगर आपने मेरा क्लासेस को अच्छे से देखा है या व्हाटएवर नोट्स आई हैव गिवन, इफ यू हैव सीन, देन ये वहीं पे दिया हुआ है। द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच स्टार्ट्स विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द प्रियम्बल, ओके, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रियम्बल कहां से लिया गया है? ठीक है, प्रियम्बल में क्या क्या लिखा है, कौन सा वर्ड्स प्रियम्बल में इंटीग्रेट किया था, पहले नहीं था, तो ये सब पढ़ा रखा है मैंने। प्लीज गो थ्रू द स्लाइड्स, ओके। देखो, सॉवरेन रिपब्लिक पहले से था, ठीक है ना। बाद में क्या ऐड किया? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। SSI ये पहले बाद में ऐड किया गया है, और S और R जो है पहले इंक्लूडेड था। सॉवरेन रिपब्लिक पहले इंक्लूडेड था,
लेकिन बाद में सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी ये तीनों वर्ड्स ऐड किया है बाय द 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप आई एम क्लियर. ओके, नाउ these are the 5 questions that have been asked from the constable papers and the UDC papers, okay, of Arunachal Pradesh. But the thing is that we will see some other papers also because we need some reference point. हमें reference point चाहिए कि कैसे पूछा जाता है questions, ठीक है? तो Rinjin, are you there? Okay. So इसमें क्या बोला गया है, तो पहला वाला क्वेश्चन जो है ये आसाम का क्लर्क एग्जाम में पूछा गया था. बोला है कि ए बिल इज डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट हैज एनी प्रोविजंस डीलिंग विद. तो जैसे बहुत तरीके के बिल होते हैं, ठीक है, तो बहुत तरीके का बिल होता है, उसमें पूछा गया है कि मनी बिल कौन सा होता है, मनी बिल कौन सा होता है. तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिया है, 4 ऑप्शंस दिया. ऑप्शंस में दिया है कि नंबर 1 इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स. ये पार्ट अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है. एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नंबर 3 इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेक्यूनियरी पेनल्टीज. एंड नंबर 4 पेमेंट ऑफ फी फॉर लाइसेंसेस और फी फॉर सर्विस रेंडर्ड. ठीक है, तो पूछे कि मनी बिल कौन सा हो सकता है, ठीक है. तो हम लोग को ये पता है कि कौन डिसाइड करता है ये मनी बिल जो पार्लियामेंट में पेश करता है, कौन डिसाइड करता है. ये अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है, अल्टीमेट अथॉरिटी स्पीकर के पास होता है. किसके पास होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास होता है कि अल्टीमेटली ये मनी बिल वो है या नहीं है. उसके बाद अंडर आर्टिकल 110 +1 इसमें क्या क्या बोला है, द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, इसको मनी बिल कहेंगे. रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व होता है, इसको भी मनी बिल होता है, ठीक है. कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये भी मनी बिल होता है, ठीक है. एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी मनी बिल होता है. तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा नंबर 1, नंबर 2, तो 1 and 2 ओनली विल बी द आंसर. करेक्ट, 1 and 2 ओनली. 1 and 2 क्या है, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स. एंड नंबर 2 है एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है. हाँ, मुझे पता है कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं अभी तक, लेकिन ये तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो सब मैं डिस्कस करता हूं, क्योंकि 1 घंटा की क्लास होता है, यू गो होम एंड व्हाटएवर पॉइंट्स आई एम डिस्कसिंग, सबके पास 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी है आजकल, तो जस्ट गूगल सर्च में जाके यू सर्च इट, ठीक है ना, ताकि तुमको समझ में आए कि क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है. नाउ if you go to the next slide, we will see that the question is, पूछा गया है कि which of the feature following is or are not central features of the article 343 of the Constitution of India. तो बोला है कि 4 ऑप्शन दिया है, उसमें बोला है कि आर्टिकल 343 से कौन सा रिलेट नहीं करता है, कौन सा सेंट्रल फीचर उसका नहीं है. अब इसके लिए हमें जानना पड़ेगा आर्टिकल 343 क्या है. ओके, आर्टिकल 343 क्या है, ये डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन, ठीक है. आर्टिकल 343 डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है. इसमें बोला गया है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है. हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, देखो इसको कंफ्यूज मत करना, नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारा, ठीक है. इट इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज, इट इज ओनली ए official language. What is an official language? Official language is the language which the government is using, for what purposes? For communication purposes within the government and outside the government also, with the public also. तो ये officially कौन सा है, हिंदी है, ठीक है. ये इसका मतलब नहीं है कि ये नेशनल लैंग्वेज, ओके. तो आर्टिकल 343 क्या बोलता है, हमारा लैंग्वेज को ये करता है. तो पूछा है कि यहाँ में कौन सा नहीं है, 343 का पार्ट कौन सा नहीं है, सेंट्रल फीचर कौन सा नहीं है. पहला ऑप्शन क्या है,
हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देखो इसी में गड़बड़ है, यहाँ में क्या बोला है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द नेशनल लैंग्वेज, वेयर इट इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज, इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, नंबर 2 तो ये कट गया, पॉइंट नंबर 1 कट गया है ना। तो तुम ऑप्शंस में जाके प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगाओ कि 1 जहां में है उसको निकाल दो, तो 1 यहां में है उसको निकाल दिया मैंने, तो ये चला गया, बचे हम 3 बी सी और डी। तो सेकेंड ऑप्शन में दिया है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, दिस इज करेक्ट, तो 2 करेक्ट है। नंबर 3 में क्या दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस विद इन द स्टेट्स, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, क्या बोला है, इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस फॉर द यूनियन फॉर 15 ईयर्स बोला गया था। ठीक है, इनिशियली जब बोला था तो 15 ईयर्स के लिए बोला था, तो दिस इज करेक्ट। तो 2 और 3 करेक्ट है, तो देख लो तुम 2 और 3 कहां में है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखो 2 और 3 एक साथ है, तो ऑब्वियसली बाय द प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन दिस विल बी करेक्ट आंसर। ओके, 2 and 4 गलत होगा, 2 ओनली भी गलत होगा। I hope I am cleared. Okay, so if you go to the next slide, if you go to the next slide, you will see that the question is, after the general elections, the pro tem speaker is, जब जनरल इलेक्शन हो जाता है, सपोज गवर्नमेंट गिर गई है या नया इलेक्शन के बाद नया गवर्नमेंट आया है, सपोज नया गवर्नमेंट नहीं आया, सब दूसरा टर्म में आया है, ठीक है, एक नया गवर्नमेंट आया सपोज, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में पार्लियामेंट में नया गवर्नमेंट आया, उसमें पूछा है कि इलेक्शन के बाद जो प्रो टेम स्पीकर है, प्रो टेम स्पीकर, इसको कौन अपॉइंट करता है या कौन इलेक्ट करता है, ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। अब इसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या है। ठीक है, प्रोटेम का मतलब है टेम्पोररी, ठीक है, TEM बोला है ना, तो इट इज अ लैटिन वर्ड, इसका क्या मतलब है, प्रोटेम का मतलब है टेम्पोररी। ओके, नाउ इट इज अ लैटिन फ्रेज विच ट्रांसलेट्स टू द वर्ड टाइम बीइंग, मतलब थोड़ा सा कम टाइम के लिए जो कोई हम इलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर क्यों हम लोग इलेक्ट करते हैं, जब वो नया गवर्नमेंट बनाता है ना, तब वो पुराना स्पीकर जो है ना वो रिजाइन करते हैं, वो हट जाते हैं, अब नया स्पीकर आता है। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट विल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस फॉर द pro tem speaker, and usually the pro tem speaker is the senior most member of the house। अब लोकसभा ये है मेरा, अब लोकसभा में नया मुझे pro tem speaker निकालना है, ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जो मेंबर होगा, he will be elected, he will be appointed as the pro tem speaker by the president or the governor। Am I clear? And तो इसमें क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर द जनरल इलेक्शंस द प्रो टेम स्पीकर इज नंबर ए इलेक्टेड बाय द लोकसभा, नंबर 2 अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 3 अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नंबर डी द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो देखो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यहाँ में आगे क्या करेगा, उसको बुला के ना, पार्लियामेंट में उसका क्या काम है, तो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा भी उसको इलेक्ट नहीं करते, अपॉइंट नहीं करते, इलेक्टेड बाय द लोकसभा रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो रिमेंबर दिस थिंग्स। तो इफ यू गो टू द नेक्स्ट, तो मेरा देखो दूसरा स्टेट का कराने का उद्देश्य, मेरा जो मेन एम है वो यही है कि यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन अदर स्टेट्स। जब तुम पूरा नॉर्थ ईस्ट के बारे में, अभी मैं असम का पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं मेघालय का कराऊंगा, इन अदर टाइम आई सिक्किम का कराऊंगा, ठीक है ना, तो तुमको पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हिच आर द टॉपिक्स दैट आर ऑफ रेलेवेंस फॉर द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो तुमको एक समझ में आ जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ओके, नाउ इफ यू गो टू द नेक्स्ट
if we go to the next question, यहाँ में दिया है which of the following is or are not central tenets of the Constitution of India? पूछा गया है इनमें से चार ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा एक या दो इज एक भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. सेंट्रल टेनेट, सेंट्रल मतलब मेजर टेनेट्स, मेजर प्रिंसिपल्स. सेंट्रल टेनेट्स मींस मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ कहाँ का, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा गया. ठीक है, तो हमारा क्या होगा, नंबर वन जो है प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन. तो दिस इज अ सेंट्रल टेनेट. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स, मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, उसमें क्या बोला है कि नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. ठीक है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर. तो जो वन नहीं है तो आंसर में से वन को हटा दो, तो तुम्हारा ए हट गया, प्रिंसिपल एलिमिनेट कर दो उसको, तो बचा बी, सी और डी. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है, गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन्स. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. हम सेकुलर कंट्री है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. सेकुलर मीन्स वी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स ऑफ द स्टेट. नाउ व्हाट हैपेंस, if we give official status to certain religions, then we are no longer secular in nature. So this is not going to be the answer. तो ये ऑप्शन नंबर 2 को भी हटा दो. ठीक है, तो इफ यू रिमूव ऑप्शन नंबर 2 and 1, तो ए हट गया, सी हट गया और डी हट गया, तो बचा क्या, 3 and 4. तो आंसर ऑब्वियसली विल बी 3 and 4. अब 3 and 4 क्या है, प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन. Provides freedom to profess any religion. This is also a central tenet. Ensures equality of all citizens within the religious communities. Okay, I am sorry, मैं उसको उल्टा कर दिया. Actually, are not पूछा है ना, are not central tenets. So answer will be 1. Prohibits discrimination on grounds of religion. ये this will be 1 रहेगा. And gives official status to certain religions. 2 रहेगा, 2 भी रहेगा. ओके, और कौन सा रहेगा, प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन. ये तो नहीं रहेगा, दिस इज करेक्ट. एंड एंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज. दिस इज ऑल्सो सेंट्रल टेनेट. ओके, तो देखो 1 करेक्ट है और 2 करेक्ट है. कौन सा करेक्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. 1 करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है. तो आंसर कौन सा होगा, आर नॉट सेंट्रल टेनेट्स. प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज आल्सो सेंट्रल टेनेट. 3 इज आल्सो टेनेट एंड 4 इज आल्सो टेनेट. सो आंसर विल बी 2. गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन्स. ऑप्शन नंबर डी. ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आई एम क्लियर. कोई डाउट होने से यू कैन आस्क मी, यू कैन मैसेज इन द चैट बॉक्स. ओके, if you have any doubt you can message in the chat box. Okay, can you repeat the full form of BEFR, right? Okay, yeah, sure. Just a minute, huh? See, इनर लाइन रेगुलेशन जो होता है, ठीक है, इनर लाइन रेगुलेशन जो होता है, ये किसके तहत में काम कर रहा है, ये किसके तहत में काम कर रहा है, द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, BEFR एक्ट ऑफ 1873. ओके, इट इज पॉपुलरली नोन एज द इनर लाइन रेगुलेशन. और ये फर्स्ट लॉ है जो विच वाज गिवन आउट इन असम, ओके, फॉर द पीस एंड गवर्नेंस ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, फॉर द पीस एंड गवर्नेंस ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, सो व्हाट आई डू, मैं चैट बॉक्स में मैं उसको उनको दे दूंगा. ठीक है, आई विल गिव इट टू इन द चैट बॉक्स. जस्ट अ मिनट.
रिंचिन अपना चैट बॉक्स देख लो, ठीक है ना, उसमें मैंने क्या कर दिया है, उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां से तुम पढ़ लेना, ठीक है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, ओके ओके। अगर ये क्लियर है तो विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट में जाता हूं तो इसमें क्या बोला गया है, इफ यू सी द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें बोला गया है कि ये दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर हमारा अरुणाचल के लिए, ठीक है। तो पूछा गया कि द पंचशील एग्रीमेंट, ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस वॉज साइंड बिटवीन, द पंचशील एग्रीमेंट फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो बोला गया कि पंचशील एग्रीमेंट जो किसके बीच में साइन हुआ है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर विल बी इंडिया एंड चाइना, ओके। इंडिया एंड चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 28 अप्रैल 1954। अब let us study a little bit of details regarding the Panchashil agreement. Okay, what happened here was on 28th April 1954, India and China they signed an agreement of peaceful coexistence जिसका नाम है पंचशील एग्रीमेंट। तब that time the Prime Minister was Jawaharlal Nehru for India and the premier, China's premier was Zhou Enlai. Okay, now क्या हुआ था? Panchashil is derived from the historical Buddhist inscriptions, which are the 5 prohibitions that determine the behavior of Buddhist monks. That is every Buddhist person prohibited from doing these works. ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट का जो बेसिस 5, पंच मतलब 5 एंड शील मतलब थॉट्स, ओके। तो these 5 थॉट्स जो है, these 5 principles of, ठीक है, these are 5 principles. They are basically what they are doing. They are basically being used. They are being used by whom? They are being used by the countries of India and China to do what? To coexist peacefully. शांति से एक दूसरे के इर्द गिर्द रहने के लिए, ठीक है। Now what we are doing here? What we are doing here is suppose in 1954 जब चाइना ने तिब्बत को अटैक कर दिया था, ठीक है, जब चाइना ने तिब्बत को अटैक कर दिया था तब ऑलरेडी हमारा पंचशील जो एग्रीमेंट साइन हो चुका था। तो इंडिया ने उसके अगेंस्ट में रिटेलिएट नहीं किया है, कुछ नहीं किया। जब चाइना अटैक कर रहा था तिब्बत को तो इंडिया ने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, चुप रहा। लेकिन आफ्टर अटैकिंग चाइना व्हाट हैपेंड? टेंशंस इंक्रीज्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्यों? क्योंकि हमारा हिज होलीनेस द दलाई लामा ने क्या किया था? दलाई लामा वाज फोर्स्ड टू कम टू इंडिया टू सीक फॉर प्रोटेक्शन, ओके, because the Chinese government was becoming very hostile against Tibet. तो जब दलाई लामा, when the Dalai Lama came to India and India offered him the protection and रहने दिया, then China became angry and which started the war of 1962. Okay, I hope I am clear. तो ये तब ना, ये पंचशील जो एग्रीमेंट है ना, तो पंचशील जो एग्रीमेंट है तब वायोलेट हुआ। Am I clear? तो पंचशील एग्रीमेंट तब वायोलेट हुआ था। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करने से क्या होता है तुम लोग को, ये तो सिंस अरुणाचल प्रदेश इज बॉर्डरिंग इट्स स्टेट बाउंड्रीज विद द कंट्री ऑफ चाइना, मतलब हमारा तिब्बत रीजन, टिबेटन ऑटोनोमस रीजन, तो दिस थिंग्स आर बिकमिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ओके। देखो हमारे पास, देखो टाइम लिमिटेड है, 1 घंटा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग क्या करो, व्हाट यू डू, मैं तो हर चीज तुमको नहीं पढ़ा सकता हूँ, I cannot teach you everything, but what you have to do is जो सब टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, you go home and you search these topics, और इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलता है तो write it in your copies, understood? Okay. So let us go to the next slide. The question दिया है, the Constitution of India guarantees freedom of thought and expression to all its citizens. ठीक है, ये भी मैंने पढ़ा है। The Constitution of India guarantees, क्या गारंटी करता है? Freedom of thought and expression to all the citizens, ठीक है।
सब्जेक्ट टू मतलब ये फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन किसके प्रति सब्जेक्ट है, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस. नंबर 1 implementation of DPSP directive principles, number 2 fundamental rights, fundamental duties, and number 3 right to equality. Okay, तो पूछा गया है तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन कम्स अंडर विच वन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फंडामेंटल ड्यूटीज या राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो हमारा जो फ्रीडम है टू थिंक एंड टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, टू थिंक एंड टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, ये कहां पे आता है? ये एटलीस्ट किसमें आएगा? ये एटलीस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज में तो आएगा ही. तो 2 विल बी करेक्ट आंसर. तो हमारा 2 जो है तो एक हमारा निकल जाता है. ठीक है, एक क्या निकल जाता है? 1 ओनली निकल जाता है. तो बचा A, B और D. ठीक है, तो 1 सब में है, सॉरी B भी हट जाता है, 2 और 3 भी निकल जाता है. तो हमारा क्या बचा? हमारा बचा जस्ट मिनट. हाँ, तो फंडामेंटल ड्यूटीज तो होगा तो 2 रह गया ना, तो हमारा 1 हट गया, C हट गया. ठीक है, तो अब कौन सा होगा? See, implementation of directive principles is not a fundamental right. Okay, it is a directive to the country. It is to the central government, to the state government, to the executive government. ठीक है, तो 1 नहीं रहेगा, तो 1 जिसमें है उसको हटा दो, तो D भी हट गया और A भी हट गया. तो हमारा बचा क्या? B. 2 और 3 बच गया. ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट टू इक्वालिटी विल बी द करेक्ट आंसर्स. देखो, whatever process I am adopting for doing the answer, okay, this is called the principle of elimination. This is called the principle of elimination. So this is an important principle to give your right answer, to pick the right answer. तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको एटलीस्ट एक गलत तुमको निकाल, आउट ऑफ द ऑप्शंस तुमको एटलीस्ट एक गलत निकालना पड़ेगा. ठीक है, और वो गलत को तुम जो तुम्हारा ऑप्शन दिया है ना उसमें तुमको ऐड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यू हैव टू देखना पड़ेगा वो गलत ऑप्शन किसमें है. तो ऑब्वियसली जिसमें तुम्हारा गलत आंसर होगा वो कट जाएगा, ऑलरेडी हट जाएगा, तो बाकी तुम्हारा एटलीस्ट 1-2 तो बच जाएगा. तो इट विल बी इजी टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम एटलीस्ट 2. ओके, तो इसको 50-50 बोलते हैं. लास्ट में एलिमिनेट करके 50-50 कर दो, 4 से 2 को ला दो. ठीक है, तो if you want to choose between 4 it is difficult, but if you want to choose the correct answer between 2 then it is easier, right? So 50-50% chance है to get your answer correct. I hope I am clear. Now let us go to the next question. पूछा गया कि which one of the following statements about the process of the parliament to make the new state is not correct? Incorrect पूछा है. ठीक है, इसमें से देखो पार्लियामेंट, हमारा जो यूनियन ऑफ इंडिया है, हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में क्या होता है? हमारा यूनियन ऑफ इंडिया में द पार्लियामेंट हैज गॉट द राइट टू चेंज द बॉर्डर्स ऑफ एनी स्टेट. ठीक है, कोई भी स्टेट का बॉर्डर चेंज कर सकता है, कोई भी नया स्टेट बना सकता है. ठीक है, फिर कोई भी नया स्टेट को डिसॉल्व कर सकता है, हटा सकता है, और 2 स्टेट को मर्ज कर सकता है टू मेक अ बिगर स्टेट. ठीक है, तो पूछा है कि हमारा जो पार्लियामेंट है इसमें से क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है. नॉट करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर 1 है द पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट एंड ऑल्टर द बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट्स. दिस द पार्लियामेंट कैन डू. ओके, a bill to this effect cannot be introduced in the parliament except on the recommendation of the president. Is this true? Let us see. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोल्यूशन एक पास होता है स्टेट असेंबली में. ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास होगा स्टेट असेंबली में और ये फॉरवर्ड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसमें स्टेट असेंबली में ये डिसाइड होगा कि हमें क्या करना है, हमें नया स्टेट बनाना है या एक स्टेट को डिवाइड करना है या स्टेट का नाम चेंज करना है या स्टेट का बॉर्डर्स को चेंज करना है, ये रहेगा. ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा. ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करेगा? ही विल रेफर द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करेगा? ये बिल को फिर से स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज देगा ताकि द स्टेट लेजिस्लेचर कैन एक्सप्रेस इट्स व्यूज रिगार्डिंग द रेजोल्यूशन. Once the state legislature has considered passing the bill, okay,
तो द बिल इज पास इज इंट्रोड्यूस्ड, उसके बाद द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जब ये पास होता है, देन इट गेट्स, आफ्टर दैट इट गेट्स द प्रेसिडेंट एसेंट. तो हमारा क्वेश्चन को, इफ यू सी द क्वेश्चन में क्या दिया है, तब नंबर ए इज करेक्ट. A bill to this effect cannot be introduced in the parliament except on the recommendation of the president. This is wrong because हमारा स्टेट असेंबली जो है, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर कैन enact a bill, can put forward a bill without the recommendation of the president. कर सकता है. नंबर सी क्या है? नंबर सी है a bill to this effect may be referred by the president to the legislature of the affected state. This is also correct. ठीक है? B is also correct. And number D क्या है? Such a law will fall under the purview of Article 368. अब what is 368? Article 368 is the process of amending the constitution. तो this is, ये गलत है. ठीक है? तो यहाँ पे पूछे कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा. ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ इफ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विल सी दैट ये क्वेश्चन क्या है. ये क्वेश्चन बोला है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल टू. तो मैंने तुमको फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 22 भी पढ़ा है. ठीक है ना? आर्टिकल 22 में क्या बोला है कि आर्टिकल 22 में यह बोला है कि नो पर्सन who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the rights to consult to be defended by a legal practitioner of his choice. मतलब किसी को भी, कोई भी पर्सन को इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकते और डिटेन नहीं कर सकते. अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसको बोलना पड़ेगा कि तुम कौन सा ग्राउंड पे अरेस्ट हो रहा है. ठीक है, प्लस तुमको आर्टिकल बोलना पड़ेगा कि कौन सा ग्राउंड में अरेस्ट हो रहा है, और he should be given the right to defend himself in a court of law by a legal practitioner. Legal practitioner मतलब a lawyer. Am I clear? Now, अब इसमें क्या बोला है? इसमें पूछा है कि which of this is not available to, मतलब आर्टिकल 22 तो ऑब्वियसली सिटीजन्स के लिए है. यहाँ बोला है कि ये इनमें से किसके लिए ये नहीं है. तो नंबर 1 है एनिमी एलियन. एनिमी एलियन मतलब जैसे पाकिस्तान का कोई आदमी, ठीक है, या चाइना का कोई आदमी एनिमी है एंड एलियन है. एलियन मींस नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया. नंबर 2, ए पर्सन डिटेन्ड अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. नंबर 3, ए फॉरेनर. एंड नंबर 4, एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा सिटीजन ही है, तो ये तो कट जाएगा. ओके, ये कट जाएगा. तो तुम्हारा क्या बचेगा? ये तुम्हारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कट गया ना, तो तुम्हारा नंबर 4 हट गया वहां से. ठीक है, तो नंबर 4 हट गया, तो 4 वाला हटा दो, तो ऑप्शन नंबर बी कट गया, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, तो तुम्हारा बचे ए और सी. ठीक है, ए में 1 और 2 है, सी में 1, 2 एंड 3 है. तो एनिमी एलियन जो है, दिस इज करेक्ट. पाकिस्तान का कोई अगर है तो उस पर ये लागू नहीं होगा. ए पर्सन डिटेन अंडर ए प्रोटेक्शन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, और नंबर 3 जो है फॉरेनर, दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, आंसर विल बी 1 एंड 2. कोई भी फॉरेनर को ये लॉ एप्लीकेबल है, बट दैट फॉरेनर शुड नॉट बी एन एनिमी एलियन. मतलब कोई हार्मफुल जो हमारा दुश्मन कंट्री है उससे नहीं होना चाहिए. तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी नंबर ए, 1 एंड 2. Now, if you go to the next slide, okay. Question है freedom of conscience under the Constitution of India is subject to. ठीक है, मैं तुमको ये भी पढ़ा चुका हूँ. फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, जब if you go to the fundamental rights, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस जो है आर्टिकल क्या है? 25 है. आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस में क्या बोला है? इट इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. ठीक है, ये तीनों चीज रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, मतलब
this will be okay. This law will be, this right will be enforced to all the people, but it should not harm the public order. It should not harm the morality, and it should not harm the health. ठीक है? अगर ये सब करता है, then this fundamental right will not be applicable. तो यहाँ में ऑप्शंस दिए हैं. नंबर 1 पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. ठीक है. ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, तो ये भी है, क्योंकि इसमें नीचे में दिया हुआ है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, सेक्युलर एक्टिविटी और प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर. तो ये भी है. ठीक है. नंबर 1 और नंबर 2 आंसर में होगा. तो ये ऑलरेडी 3 and 4 कट गया. ठीक है. ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल द हिंदूज, ये भी है. डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, दिस नहीं है. तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. तो इफ यू सी, देखो, इफ यू सी योर क्या बोलते हैं, if you see the type of questions that are being asked, if you see the type of questions that are being asked in Assam, they are very tough compared to what? Compared to the Arunachal related exams, compared to the Arunachal. So you can see that you are very lucky that तुम लोगों को बहुत simple level का questions use दिया जाता है. If you go to the next point, if you go to the next slide, question: which of the following fundamental rights are available to the non-citizens? तो देखो, fundamental rights जो है वो they are available to the citizens of India. Okay, all of them are available to the citizens of India. But there are certain rights which are available to citizens also as well as non-citizens also. ठीक है ना? जो foreigners है उनको भी applicable होता है. ओके, उसको भी एप्लीकेबल होता है. तो इसमें पूछा है ऐसा कौन सा लॉज, ऐसा कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट्स है व्हिच आर अवेलेबल टू द नॉन सिटीजंस. नंबर 1 इक्वालिटी बिफोर लॉ. नंबर 2 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. नंबर 3 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. नंबर 4 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है. तो देखो, मैंने यहाँ में ऐड किया है द फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट एलियंस. एलियंस मतलब बिलोंगिंग टू व्हाट? बिलोंगिंग टू पाकिस्तान और चाइना, लाइक दैट, जो हमारा दुश्मन कंट्री, जो हमारा एनिमी कंट्री है. तो इसमें क्या बोला है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये है. नंबर 1 इज करेक्ट. राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज कोई भी फॉरेनर को हम लोग जॉब्स नहीं हम लोग वी कैन चूज नॉट टू गिव देम जॉब्स. वी कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम. ठीक है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, equality of opportunity, this is also not wrong. This is also wrong. Okay. Protection of life and personal liberty, this is correct. This is also correct. Right against discrimination. ठीक है. So the correct answer will be what? The correct options will be option number 1 and option number option number 4. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. 1 and 4 ओनली. ठीक है. 1 देखो क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ. तो हम लोग लॉ के सामने फॉरेनर्स को भी इक्वल रखते हैं और इंडियंस को भी इक्वल रखते हैं. एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ओके. तो इसमें क्या होता है? इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजंस. ओके. नाउ if you go to the next slide, you'll see क्या पूछा है? which of the following statements about the formation of the constituent assembly is or are correct? तो हमारा constituent assembly में के related कौन सा इसमें correct है पूछा है. ठीक है. तो let's see the options. The members of the constituent assembly were chosen on the basis of provincial elections of 1946. This is wrong. Okay, this is wrong. Number 2, the Constituent Assembly did not include representatives of the princely states. This is also wrong because these princely states were adequately represented in the Constituent Assembly.
Number 3, the discussions within the Constituent Assembly were not influenced by public opinions expressed by the public. This is also wrong because Constituent Assembly was actually making the Constitution और public opinion तो लेना ही पड़ेगा ना Constitution बनाते वक्त, right? So this is also wrong. In order to create a sense of collective participation, submissions were solicited from the public. ठीक है? Submissions were solicited from the public. So the correct answer will be what? Submissions were solicited from the public. तो ये भी था. This was also correct. So the correct answer will be what? Number 1. The members of the constituent. This is also are correct. बोले तो 4 correct है. Okay. नंबर 3 भी करेक्ट है तो 3 and 4 तो आएगा ही. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड द रिप्रेजेंटेटिव्स. दिस इज रॉन्ग. तो 2 नहीं आएगा तो 2 को हटा दो. ये हट गया, 2 हट गया मेरा. ठीक है. 1 को भी हटा दो क्योंकि 1 भी रॉन्ग है. तो हमारा 3 and 4 होगा. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 3 and 4. ओके. आई होप आई एम क्लियर. तो थोड़ा सा तुम लोग को घर में भी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि देखो अनलेस एंड अनटिल यू रीड इट एट होम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. सो देखो इफ यू हैव लैपटॉप और इवन इफ यू हैव मोबाइल, व्हाट यू कैन डू इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डाउनलोड कर लो और यू कैन गो टू यूट्यूब और टाइप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड देयर विल बी मेनी मेनी वीडियोस जो तुमको जल्दी जल्दी सिखा देंगे कि व्हाट आर द मेन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो दिस तो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ ओनली. इसमें मैं तुमको मदद नहीं कर सकता. यू हैव टू गो टू यूट्यूब और यू हैव टू डाउनलोड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू हैव टू रीड फॉर योरसेल्फ. ओके. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फॉर द रिलीज ऑफ ए पर्सन कैन बी इशूड. अब हैबियस कॉर्पस हमने पहले भी पढ़ा है. ठीक है. इसमें क्या बोला है? हैबियस कॉर्पस रिट कैन बी इशूड. कब इशू कर सकता है? वेयर द अरेस्ट और डिटेंशन हैज टेकन प्लेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो दिस इज करेक्ट. हम लोग हैबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट तब इशू कर सकता है या हाई कोर्ट तब इशू कर सकता है जब कोई अरेस्ट या डिटेंशन हुआ है इन कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ओके. नंबर 2, टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन इन प्रिजन ऑन ए क्रिमिनल चार्ज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अगर कोई क्रिमिनल चार्ज में पकड़ा गया है, उसको पकड़ा है और उसको हाजिरी देना है कोर्ट के सामने, तो हैबियस कॉर्पस इशू हो सकता है. सो द आंसर विल बी 2 भी करेक्ट है. नंबर 3 है वेयर द अरेस्ट हैज टेकन प्लेस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और द पार्लियामेंट. दिस इज रॉन्ग. ओके. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए नहीं होगा. ठीक है. तो आइदर क्रिमिनल चार्ज के लिए होगा और प्रिवेंशन और अरेस्ट या डिटेंशन हैज टेकन प्लेस इन कॉन्ट्रावेंशन अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 and 2. तो ढूंढ लो 1 and 2 का है. ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. ओके. तो ऑप्शन नंबर डी इज 1 and 2. Next question, which one of the following statements about the electoral government in India is not correct? This is your homework. Okay. तुम घर में जाओ और क्वेश्चन नंबर 104. Okay. 104. Slide number 17. Slide number 17. Or you search it. Okay. If you get the answer, it's well and good. Even if you don't get, I will help you out. Okay. Am I clear? Okay. So ये सब क्वेश्चंस हो गया हमारा. तो मैं सोच रहा था we'll do some. We have only 10 minutes left. Okay. So I was thinking that I will do some current affairs also relating to Northeast. So let us start. See, there was one. There was a news regarding the Hulok gibbons. Okay. Hulok gibbons are the lesser apes. ठीक है. हमारा Hulok gibbons जो है, they are apes which are found in Arunachal Pradesh, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय. ओके. इन मेनी इन आसाम. तो नॉर्थ ईस्ट में ये ओनली एप स्पीशीज मिलता है. इंडिया का एक ही सिंगल एप स्पीशीज है. एप तो पता होगा तुमको. द मंकीज व्हिच डू नॉट हैव टेल्स, दे आर कॉल्ड एप्स.
तो ये क्वेश्चन ये अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था। ओके, तो यू गो थ्रू इट। इसका देखो, ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, ये टॉपिक को सर्च करो नेट में, ठीक है, और इसके बारे में जितने इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अरुणाचल प्रदेश, रिलेटिंग टू नॉर्थ ईस्ट, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज हुआ है तो उसको पढ़ लो, ठीक है। तो मैं तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बोल देता हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले, इफ यू नो दैट देयर वर ह्यूज फॉरेस्ट फायर्स, कहाँ पे हुआ था? इन साउथ मिजोरम में हुआ था। तो मिजोरम, इफ यू सी, मिजोरम के साउथ ये एरिया में लुंगलेई है, लुंगलेई। ओके, तो लुंगलेई एरिया में क्या हुआ था? देयर वाज ह्यूज फॉरेस्ट फायर। तो दिस फॉरेस्ट फायर में बहुत हमारा फॉरेस्ट को लॉस हुआ है, वाइल्ड लाइफ मरा है, ठीक है ना। तो उसमें कौन हेल्प किया था? हमारे इंडियन एयरफोर्स ने recently deployed two Mi-117 V5 helicopters equipped with Bambi bucket, okay, to control the forest fire, ठीक है। तो इसके regarding this you go online and you read about it। अभी देखो, हमारा नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड हमारा एक स्टेट है, नागालैंड इज अ स्टेट, एंड नागालैंड है में, नागालैंड में क्या है? नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, ओके। नागालैंड में क्या होता है? Hornbill Festival. What is the Hornbill Festival? It is called the Festival of Festivals. It is a very popular festival of North East India. ये 10 दिन का एनुअल कल्चरल फेस्ट है, होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे नागा एथनिसिटी, फोक डांसेस शोकेस किया जाता है, ट्रेडिशनल म्यूजिक, क्विजीन, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एक्सेट्रा उसको किया जाता है, और पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कम एंड विजिट दिस फेस्टिवल, ओके। नेक्स्ट, देखो, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम NEIDS, इसको अप्रूव किया गया है, ठीक है, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम, ठीक है। इसके बारे में भी यू गो ऑनलाइन एंड यू स्टडी अबाउट NEIDS, ओके। तो सी करंट अफेयर्स, द थिंग्स अबाउट करंट अफेयर्स, दे आर अनएंडिंग, ओके, खत्म नहीं होगा कभी, बिकॉज हर रोज कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स तो चलते ही रहते हैं। तो यू हैव टू डेली डिवोट सम टाइम, लाइक 25 मिनट्स, 30 मिनट्स ओनली फॉर करंट अफेयर्स, ओके। द मोर यू डिवोट, द मोर यू विल लर्न, ठीक है। सो इफ यू रियली डिवोट योर टाइम एंड एनर्जी टू दिस SI एग्जाम और दिस UTC LDC ना, इट इज बेसिकली नथिंग, ओके, बिकॉज द क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड देयर वेरी वेरी इजी, ओके। एंड अगर हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ, अगर तुम करो ना घर में, तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू crack these exams. It's very very easy. Understood? तो अभी कुछ दिन पहले ये भी क्वेश्चन में था कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको हम लोग KVIC भी कहते हैं, एस्टेब्लिश क्या किया था? मोनपा ट्रेडिशनल हैंडमेड पेपर यूनिट, बिकॉज दिस इज 1000-year-old हेरिटेज, ओके। ये बहुत पुराना मोनपा लोग का एक कल्चरल हेरिटेज है, क्योंकि मोनपा लोग पहले से पेपर बनाना सीखा था, और जब चाइना से वो लोग आए थे, तो चाइना से ये क्या लाया था? ये पेपर बनाने का जो ट्रेडिशन है, ये लोग वहां से चाइना से लाए थे, ठीक है। तो दिस वाज गोइंग एक्सटिंक्ट, ये जो है, ये जो ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग वाज गोइंग एक्सटिंक्ट। तो हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है, ये एस्टेब्लिश क्या किया है? मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग यूनिट, ठीक है, टू increase the commercial productivity of paper produced based on Monpa technique, okay। So also the unit will create local employment in Arunachal Pradesh। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए ये किया गया है। तो ये जो आर्ट ऑफ मोनपा हैंडमेड पेपर है, इट ओरिजिनेटेड इन चाइना अराउंड 1000 years ago, लॉन्ग टाइम अगो। और इस टेक्निक को क्या होता है? मोन शुगु, ठीक है, ये तुम लोग को ज्यादा पता होगा। और ये एक लोकल ट्री जिसको शुगुशेंग भी कहते हैं, ये शुगुशेंग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एम आई करेक्ट? तो यू विल नो इट बेटर। तो द ट्री का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, और रॉ मटेरियल भी वहीं से निकलता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ये जब यहाँ में आसपास के कंट्रीज में अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर नहीं था, तो मोनपा लोग क्या करते थे? हैंडमेड पेपर वाज सोल्ड टू अदर कंट्रीज सच एज जापान, तिब्बत, भूटान एंड थाईलैंड फॉर 2 reasons। क्योंकि मोनपा हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री वाज वेरी लार्ज, एंड सेकेंडली द कंट्रीज डिड नॉट हैव द पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज दैट टाइम। तो तुम सोच के देखो, जब चाइना के पास भी ये सब, जब दूसरे थाईलैंड, जापान के पास भी पेपर मेकिंग नहीं था, तो मोनपा लोग के पास ये पाया जाता था, ये टेक्निक।
Okay, so this is a very important good news, and this is very important news also. Okay, so if you go to the next slide, you'll see that देखो अभी कुछ दिन पहले अफ्रीकन स्वाइन फीवर हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। ये मेघालय में हुआ था और मिजोरम में भी हुआ था, और अफ्रीकन स्वाइन फीवर हैज किल्ड अराउंड 1700 पिग्स इन मिजोरम, क्योंकि ये इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए वायरल, इट इज रिलेटेड टू ए वायरस, तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो मे बी आस्क्ड, क्योंकि ऑलरेडी कोविड जो है हमारा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। और हमारा नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, पीपल कीप पिग्स, पिगरी, इट्स अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो पिगरी से हम लोग मीट, फिर मीट ज्यादातर मीट के लिए तो हम लोग यूज करते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में, तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। एंड अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ये हंड्रेड्स एंड थ्री, बहुत सारे 1700 मिजोरम में मारा है और मेघालय में भी स्प्रेड किया है, ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेना। फिर और एक न्यूज था कुछ दिन पहले कि ये जुकू वैली बोल के वैली है, जुकू वैली इन द मणिपुर नागालैंड बॉर्डर, उसमें मैसिव वाइल्ड फायर हुआ था, फिर फॉरेस्ट फायर, एक बहुत बड़ा फायर हुआ था, ठीक है, इसके बारे में तुम लोग पढ़ा होगा पेपर में। तो ह्यूज वाइल्ड फायर इन जुकू वैली लोकेटेड इन द मणिपुर नागालैंड बॉर्डर कॉज्ड सीवियर डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये फॉरेस्ट फायर के चक्कर में जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिकॉज हमारा इंडियन फॉरेस्ट जो है एवरी ईयर बहुत सारा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है, किसलिए, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। तो जैसे कि इट में बी आस्क्ड, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर जो है ह्यूज है, इट इज वेरी हाई कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स, तो क्वेश्चंस रिगार्डिंग फॉरेस्ट, रिलेटिंग टू फॉरेस्ट विल डेफिनेटली कम। Am I clear? Let us go to the next. Okay, remember that April 21 is known as the Civil Services Day. ठीक है, तो तुम लोग भी SI क्लियर करोगे तो SI क्लियर करोगे, LDC, UDC करोगे तो पब्लिक सर्विस में जाओगे, ठीक है, सिविल सर्विस में जाओगे। तो ये सिविल सर्विस जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, इसमें भी इसका एक डे माना जाता है जिसको हम लोग 21 अप्रैल मानते हैं, ठीक है। ओके, अब रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है 2019 में पास हुआ था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चंस आ सकता है, आर इंपॉर्टेंट एंड मे बी आस्क्ड। तो ऑन December 4th 2019 यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल फॉर द बिल टू बी टेबल्ड इन द लोकसभा। अब इसमें क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में क्या है कि हमारा जो नेबरिंग मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज है, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, इसमें से जो रिलीजियस परसिक्यूशन से बच के जो माइनॉरिटीज है, जैसे कि हिंदूज, बुद्धिस्ट, पारसीज, जैन्स, क्रिश्चियंस, ओके, इनको क्या किया जाएगा, इनको रिफ्यूज दिया जाएगा। जो माइनॉरिटीज है उनको इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए मदद किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज अ वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग amendment bill which was passed in 2019 because it has explicitly accepted the rights of the minorities who have been persecuted in these neighboring countries which are Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. तो इसके अगेंस्ट में नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ था, ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ था। क्यों हुआ था प्रोटेस्ट, किसलिए हुआ था, ये प्रोटेस्ट का ड्रॉबैक्स क्या है, ये ड्रॉबैक्स क्या है और बेनिफिट्स क्या था ये प्रोटेस्ट, क्योंकि CAA जो है इसका बेनिफिट्स हमें जानना पड़ेगा और इसका डीमेरिट्स भी जानना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि ये इज इट रियली नेसेसरी, इज इट डूइंग समथिंग गुड फॉर द कंट्री और इट इज जस्ट increasing the burden on northeastern states. So you go online and you check out this citizenship amendment bill, this is 2019, okay? Okay, तो केरला was the first state to pass anti-CAA resolution. तो केरला भी इसके अगेंस्ट में बहुत वो किया था, क्या किया था केरला इसके अगेंस्ट में, क्या किया था केरला इसके अगेंस्ट में बहुत सारा रेजोल्यूशन पास किया था, मतलब इट हैड वायलेंटली अपोज्ड दिस मूवमेंट, ठीक है। तो केरला वाज द फर्स्ट स्टेट। ओके, सो देयर आर टू मोर स्लाइड्स, आई वोंट बी एबल टू फिनिश इट फुल। देयर आर सम थिंग्स लाइक गोल्डन ट्रायंगल, ओके, नॉर्थ ईस्ट में ये इलीगल ड्रग ट्रेड जो होता है म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, ये सबसे जो ड्रग्स आता है ना म्यांमार, स्पेशली म्यांमार एंड थाईलैंड से, इसको हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है।
इसके बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि ये गोल्डन ट्रायंगल में जो ड्रग्स बनता है ना, ये जनरली कहाँ आता है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में आता है, और नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ में ड्रग्स करते हैं, ठीक है. इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न यूथ. So it is already 9 o'clock, so I'll end this class here. Please go through your notes and please go through whatever topics I have discussed with you online. Okay? Okay, so thank you for attending the class, and I hope you have learned something today. Thank you very much. Bye bye. Happy studying.